आज का हमारा टॉपिक है डिसीजनल और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। डिसीजनल कंस्ट्रक्ट बोल लीजिए या उसको आप कंडीशनल कंस्ट्रक्ट बोल लीजिए, एक ही बात है। आइए समझते हैं डिसीजनल और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्या होता है। सपोज करिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पे आपको कोई दो नंबर्स को कंपेयर करना है। एक नंबर है मान लीजिए ए, इसकी वैल्यू है 10। दूसरा नंबर है बी, जिसकी वैल्यू है 20। सपोज करिए हमने कंडीशन ली ए इज ग्रेटर देन बी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स। इसमें आपका जैसे आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, जैसे आप पता करना चाहते हो कि ए और बी दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो जैसे यहाँ पर इस रिजल्ट में हमारा आंसर मिलेगा बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 20 और हमने कंडीशन क्या पुट करी है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ए बी से छोटा है, तो इस केस में हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यानी कि हमने एक डिसीजन लिया कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है तो हम क्या पुट करना चाहते हैं, हम पुट करना चाहते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। सपोज करिए कि ए की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू कितनी है 20। तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन ये हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू के केस में क्या रिजल्ट आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यही है डिसीजनल और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। आइए समझते हैं डेफिनेशन के बारे में। व्हेन वी वांट द सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम दैट टाइम वी शुड यूज डिसीजनल और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। यानी कि जब हमारे पास कोई सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन हमें अपने प्रोग्राम में परफॉर्म कराना है तो हमारे पास एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एक डिसीजन एक परफॉर्म कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है तो हमने क्या पुट कराया, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे डिसीजनल और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट दो टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में। एक होता है हमारा इफ एल्स, दूसरा होता है स्विच केस। These construct allow to execute the set of instructions depending on the result of a logical test। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो परफॉर्म होगा एक लॉजिकल टेस्ट पे परफॉर्म होगा। लॉजिकल टेस्ट मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ हमें लॉजिकल टेस्ट हमने किया तो हमने देखा कि ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को स्मॉल कर दिया, सपोज करिए हमने ए की वैल्यू को 10 कर दिया 100 से और बी की वैल्यू को 20 कर दिया, तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है ना। तो दिस कंस्ट्रक्ट अलाउ टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट नॉट ऑफ ए लॉजिकल टेस्ट। यानी कि लॉजिकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो यहां पर हम समझते हैं इफ एल्स के ऊपर। इफ एल्स और स्विच केस दोनों ही हमारे लॉजिकल टेस्ट पे परफॉर्म होंगे, यानी कि इसमें जो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स में जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा। आइए समझते हैं इफ एल्स। इफ एल्स इज शुड बी यूज व्हेन वी हैव सिंगल कंडीशन। इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स सिर्फ एक कंडीशन पे वर्क करता है। जैसे कि आप आगे चल के स्विच केस पढ़ोगे, स्विच केस में आप मल्टीपल कंडीशंस पुट कर सकते हो। ठीक है ना। आगे चल के हम प्रोग्राम भी बनाएंगे इफ एल्स पे और स्विच केस पे भी प्रोग्राम बना के समझेंगे इसको। अभी इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इफ एल्स में एक सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसको हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ हमने कंडीशन लिखी ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसको हम इफ एल्स के अंदर हम इसको डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशन नहीं है। इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, सपोज करिए कि यहाँ पे हमने ए की वैल्यू को किया 100 और बी की वैल्यू को किया 20, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू से बड़ी है, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में जो हमारा कंपाइलर है वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना। एक बार समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी और यहां हमने ए की वैल्यू को 100 किया और बी की वैल्यू को 20 किया। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, यानी कि एक कंडीशन है और एक कंडीशन हमारी अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो कंपाइलर है, हमारा सी का जो कंपाइलर होगा, टर्बो सी प्लस प्लस या बोर्डलैंड सी प्लस प्लस, जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हो, वो कंपाइलर क्या करेगा, एक डिसीजन परफॉर्म करेगा। क्या डिसीजन परफॉर्म करेगा कि भाई देखेगा कि वो कंडीशन देखेगा पहले कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी है, यानी कि कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा जो इफ का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, सपोज करिए कि ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करिए कि हमने ए की वैल्यू को कर दिया 10 और बी की वैल्यू कितनी है 20,
तो उसके एग्जाम्पल में हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा इफ का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि इफ जब ही एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन आपकी अगर जरा सी भी फॉल्स हो गई तो आपका इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। When we want the nothing should be done, when condition become false, that time else is also optional. सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में सपोज करिए, ये प्रोग्राम एग्जांपल ले लेते हैं हम, इस एग्जांपल में यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। हम चाहते हैं कि जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो हम कुछ भी प्रिंट करना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एल्स का यूज कर सकते हैं। हम एल्स को ऑप्शनली यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि चलिए मान लीजिए कंडीशन अगर फॉल्स हो भी गई तो हमारा ये आउटपुट आ जाए, तो उस केस में हम एल्स को भी यूज कर सकते हैं। एल्स का यूज तब करना है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, और एल्स को यूज करना ही नहीं करना कोई मैटर नहीं करता, इफ का हमारा मैटर करता है। एल्स जो होता है हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। एल्स कैन only be executed when condition become false। इसमें यहां लिखा हुआ है एल्स का यूज तभी करना है जब आपकी कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप जब कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें आप एल्स को इंक्लूड करो ही करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आप चाहते हो कि कंडीशन अगर फॉल्स हो भी जाए तो भी हमारा ये आउटपुट आए। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, ए इज ग्रेटर देन बी में हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हम किसमें क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए। तो हमने यहाँ पे ऑप्शनल में रखा है एल्स को। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हमारी इस बार है 100 और बी की वैल्यू कितनी है 20, तो उस केस में क्या होगा, हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इफ की ब्लॉक में क्या हम प्रिंट कराएंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। हम एल्स में रख सकते हैं ये चीज, हम एल्स में डाल सकते हैं कि बी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहां देखिए अगला है हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स किस तरीके से है, सबसे पहले आप लिखोगे इफ, देन उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, उसके अंदर आप लिखोगे कंडीशन, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ कंडीशन में लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी की कंडीशन है। और हम यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट करा देंगे। अब हम मान लीजिए कि इस बार ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इफ का ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब जी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब हमारी इफ की कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तब हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एल्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस में हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट करा देंगे। इफ के ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। इफ का ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और अगर अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आइए हम इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम कोई दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, एंड सेकेंड हेडर फाइल लेंगे हम हैश इंक्लूड conio डॉट एच। इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखते हैं हम void main, देन उसके बाद हम कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक जो हम अब तक करते हुए आए हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो दो वेरिएबल्स यानी कि दो वैल्यूज हमें यूजर से इनपुट लेनी है, उसको हमें कंपेयर करना है, देन उसके बाद उसको रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो हम दो नंबर्स के लिए यानी कि दो वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम दो वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, इंटीजर ए और इंटीजर बी। इसके बाद हम CLR फंक्शन यूज करेंगे ताकि हमारा जो पुराना जो आउटपुट है वो रिमूव हो जाए हमारी कंसोल से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज देंगे कि वो कोई दो नंबर्स को इनपुट करे ताकि हम उन दो नंबर्स को कंपेयर करें। तो हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ, इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, ठीक है। इसके बाद दो नंबर्स को यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे स्कैनएफ फंक्शन, स्कैनएफ। अब ये दो नंबर्स कैसे हैं हमारे, इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं %d और %d। क्यों हमने दो बार %d यूज किया, क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे इंटीजर टाइप के, तो इसलिए हमने यहाँ पे a के लिए %d यूज किया, b के लिए %d यूज किया।
इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुट करना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट। देन कॉमा लाके हम सेकंड आर्गुमेंट लिखेंगे। सेकंड आर्गुमेंट में हम बताएंगे अपने कंपाइलर को कि ये जो यूजर दो नंबर्स को इनपुट करेगा वो दो नंबर्स हमारे ए और बी में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। एड्रेस ऑफ ए, एक नंबर हमारा ए के एड्रेस पे स्टोर हो जाए और दूसरा नंबर हमारा बी के एड्रेस पे स्टोर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ओके, देन इसके बाद हम हमारे पास दो नंबर्स दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब हम डिसीजन परफॉर्म करेंगे। लिखेंगे इफ a इज इक्वल्स टू बी। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है, अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है तो हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट एफ a इज इक्वल टू b और ये हो गया हमारा कर्ली ब्रेस क्लोज। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इफ a इज इक्वल्स टू b, अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है तो हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, a इज इक्वल्स टू b। अब मान लीजिए कभी ये भी हो सकता है कि ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाए। सपोज करिए कि यूजर ने a की वैल्यू ली 10 और b की वैल्यू ली 20, तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों ही क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होती तो ये आंसर आएगा a इज इक्वल टू b। अब मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में समझाया था कि अगर दोनों वैल्यूज अगर कंडीशन हमारी अगर फॉल्स हो जाए तो उस केस में हम एल्स को भी ले सकते हैं। तो एल्स में हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं b इज नॉट, या हम ऐसे लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, है ना। जैसे हमने यहां लिखा एल्स, इसमें हमने प्रिंट कराया प्रिंट एफ, या हम लिख सकते हैं बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, है ना। बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, या हम लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b भी लिख सकते हैं, है ना। जो भी आउटपुट आपको चाहिए यहां पे आप लिख सकते हो बोथ नंबर्स आर इक्वल्स, या फिर आप यहां लिख सकते हो बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल्स, या यहां लिख सकते हो a इज इक्वल टू b, या लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू b, जैसा भी आउटपुट आपको चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट ch लिखेंगे ताकि हमारी कंसोल स्क्रीन होल्ड हो सके। ये तो आपको पता ही है कि गेट ch का काम क्या होता है, कंसोल स्क्रीन को होल्ड करना। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि गेट ch फंक्शन का काम क्या होता है। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, गेट ch फंक्शन के बारे में, वेरिएबल्स, रूल्स एंड नेमिंग्स के बारे में सारा सब कुछ दिया हुआ है, ऑपरेटर्स वगैरह सारे मैंने इसमें बताए हुए हैं वीडियोस में, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, सपोज करिए एक बार उसको समझ लेते हैं। इंटीजर a कॉमा b, हमने यहाँ पे क्या करा, रैम के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। हमने रैम के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है हमारा b। आपको पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जब भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल हमारे रैम के अंदर बनते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं। तो दो वेरिएबल्स बनाए हमने a और b। ठीक है, CLR फंक्शन यूज किया। इसके बाद हमने लिखा एंटर टू नंबर्स, तो यूजर को हमने मैसेज दिया कोई दो नंबर्स को इनपुट करे। स्कैनर फंक्शन की हेल्प से हमने दो नंबर्स यूजर से इनपुट लिए। तो मान लीजिए यूजर ने a की वैल्यू डाली 10 और b की वैल्यू ली उसने 20। तो जैसे वो a और b की दो वैल्यू से इनपुट करेगा तो हमारी रैम के अंदर दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, इनके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 10 और b की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। इसके बाद हमने क्या किया कि अब दो वेरिएबल्स के अंदर हमारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि ये दो वैल्यूज दोनों ही वैल्यूज के इक्वल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ कंडीशन लिखी इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इक्वल टू b। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू b। यहां लिख सकते हैं बोथ नंबर्स आर इक्वल, जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए। अब इस केस में हमारा क्या हो रहा है, दोनों ही नंबर्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फॉल्स के केस में आपको पता है कि फॉल्स, जब भी कंडीशन फॉल्स होती है उसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हमारा किसके पास जाता है, एल्स के पास जाता है। तो एल्स में क्या है, क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, आइए इस पे एक प्रोग्राम और समझते हैं, एक प्रोग्राम और देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 2।
टू फाइंड वेदर एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, यूजर एक ईयर इनपुट करेगा, हमें वो देखना है कि वो ईयर जो है लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करा, दो हेडर फाइल इंक्लूड करी, मेन फंक्शन लिखा। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंटीजर टाइप का होगा, इसका नाम होगा ईयर, ठीक है ना। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा और उस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जो कि एक इंटीजर टाइप का है। इसके बाद हम लिखेंगे CLR फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम मैसेज देंगे यूजर को, printf एंटर ए ईयर, एंटर ए ईयर। स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे ताकि यूजर से हम इनपुट ले सकें। और ये हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं %d, है ना। इसके बाद लिखेंगे एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम है ईयर, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इफ ईयर mod 4 इक्वल्स टू 0। अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। तो उस केस में हम प्रिंट कराएंगे printf एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो हमने क्या लिखा, इफ ईयर mod 4 इक्वल्स टू 0। अगर ईयर हमारा 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो ईयर क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हमने प्रिंट कराया printf एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि यूजर वैल्यू डाले 2021 डाल दे, तो 2021 हमारा लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या लेंगे, एल्स लेंगे, एल्स printf और उसमें लिखेंगे एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, इज नॉट अ लीप ईयर। और ये हो गया कर्ली ब्रेस क्लोज। इसके बाद हम लिखेंगे गेट ch, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करा हमने, एक इंटीजर बनाया ईयर नाम से, CLR फंक्शन यूज किया। printf में हमने सबसे पहले यूजर से एक ईयर इनपुट कराया, एंटर ईयर। यूजर ने ईयर इनपुट किया, सपोज करिए उसने एंटर किया 2021, तो ये हमारी ईयर की वैल्यू क्या हो गई, ईयर की वैल्यू हो गई हमारी 2021 हो गई, है ना। अब ईयर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 2021। अगर 2021 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो ईयर लीप ईयर होगा। लेकिन 2021 हमारा ये जो ईयर है ये 4 से डिविजिबल नहीं बनेगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा इफ का जो ब्लॉक होगा, ये जो कंडीशन होगी हमारी फॉल्स हो जाएगी और इसका एग्जीक्यूशन कंपाइलर किसको दे देगा, एल्स को दे देगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एग्जीक्यूशन हमारा किसके पास चला जाता है, एल्स के पास चला जाता है। और एल्स में हमारा क्या प्रिंट होगा, एंटर्ड ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। सपोज करिए कि अगर ईयर होता हमारा 2020 हमारा ये 4 से डिविजिबल है, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा, एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम समझेंगे स्विच केस के बारे में, स्विच केस क्या है, और हम एक स्विच केस पे एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।